जब तक कुर्सी रहेगी तब तक रहेगा किस्सा कुर्सी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। चलिए खबरों का काफिला शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है। 5 बार से सांसद योगी पहली बार गोरखपुर में शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इस सीट पर 33 सालों से बीजेपी का कब्जा है। योगी के नामांकन में खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। ये पहली बार हुआ है जब शाह किसी के नामांकन में शामिल हुए हों। ये पहला मौका था जब गृह मंत्री किसी के नामांकन में शामिल हुए हों। नामांकन के बाद अमित शाह गोरक्षनाथ मठ पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। दरअसल आपको बता दें, इस मेगा शो के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अमित शाह ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी के साथ है और इस बार फिर 300 सीट जीतेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यानी बीजेपी एक बार फिर माइंड गेम शुरू कर चुकी है। नामांकन से पहले योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से जीत की कामना की। इसके अलावा योगी ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ का भी आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ आपके सामने जो है बाहर आ रहे हैं टेम्पल से। ये मंदिर है गोरखनाथ का। ये मंदिर, यहाँ से योगी आदित्यनाथ बाहर आए हैं। उन्होंने अभी जो है अलग अलग मंदिर में जो है दर्शन ले रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे आप पहुंचे हैं। ये मंदिर है और इसी मंदिर में जो आशीर्वाद लेकर ब्लेसिंग्स लेकर जो है अब योगी आदित्यनाथ आगे जो है जाएंगे। और अब जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पे समाधि स्थल से जो है सर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया। इस दौरान योगी के 4 प्रस्तावकों में सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली है। 4 प्रस्तावकों में दलित, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग थे। सर एक पिक्चर लोगों को थोड़ा सा हाथ लगा, थोड़ा सा भी हाथ लगा। नामांकन के बाद योगी और अमित शाह विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए। बीजेपी नेता योगी के नामांकन पर पूर्वांचल में बड़ा सियासी मैसेज देने से भी पीछे नहीं हटे। और आप देखेंगे कि नामांकन करने के बाद योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी लोग जो है यहाँ से आपको जाते हुए नजर आएंगे। और ये पूरा एक अहम पल था जिसको सजोने की पूरी कवायद की गई। और आपके सामने तस्वीरें देखेंगे कि कमरा नंबर 24 से निकलकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और स्वतंत्र देव सिंह के साथ धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। और ये सामने से आपके जाते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ चेहरे पे खुशी है, हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह। तो ये पूरी प्रक्रिया को अब समाप्त किया गया है। और आज के बाद, यानी ये नामांकन के बाद, ये कह सकते हैं कि ये चुनावी रण की बुगुल पूरी तरह से फूंक दी गई है। योगी के नामांकन के दौरान गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। विरोधी के लिए एक ही बात कहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपको बताता हूं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो मार्च में शिमला का एहसास कराएगा उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, किन्नर समाज के लोग भी योगी को जीत की दुआएं देते दिखे। ये केसरी ऐसा ये पूरा का पूरा थाल सजाया योगी जी के लिए। हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आप योगी जी मुख्यमंत्री को हम दुआ देने आए हो। फिर से वो फिर मुख्यमंत्री बने, जनता की सेवा में फिर से लगे, निरंतर लगे रहे। हम लोग उनकी दुआएं देने आए हो, सब लोग किन्नर समाज में। भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत यशस्वी सांसद कि किस तरह से जो है अलग अलग लोग हैं। आप यहाँ पे आई हैं योगी जी का स्वागत करने के लिए। हाँ जी, हम योगी जी के स्वागत करने के लिए आए हैं, आरती उतारने के लिए आए हैं, उनके नजर उतारने के लिए आए हैं। जो विपक्ष लोग नजर लगाए और नजर आज मैं आरती उतार करके उतारूंगी महाराज जी को। हम ये भी देखते हैं मैम, आज किस तरह से आप जो है जश्न मनाने वाले हैं कि नामांकन भरने वाले हैं योगी जी। हम लाइव जा रहे हैं, तो बताइए।
उत्तर प्रदेश के 5 लाख ट्रांसजेंडर बाबा योगी जी के साथ है। योगी जी ने हमें राज्य मंत्री का दर्जा दिए, मंत्री बनाए, तो इसलिए सारे किन्नर हम लोग जो हैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। योगी के मेगा नामांकन के जरिए भाजपा ने पूर्वांचल में बड़ा निशाना साधा है और चुनाव में लीड दिखाने की कोशिश की। योगी के नामांकन के दौरान उनके एक दिव्यांग समर्थक ने गीत भी गाया और फिर से उनके सीएम बनने की दुआ भी की। देखिए, योगी आदित्यनाथ इनके लिए एक गाना बनाया है। क्या ये गाना? हम तुम्हें इतना वोट करेंगे, हम तुम्हें इतना वोट करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेके जागे। याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेके जागे। देखा आपने, चुनाव की दीवानगी जो है लोगों में अब सिर चढ़कर बोल रही है। देखिए, गोरखपुर से योगी के नामांकन के बाद हास्य कवि शंभू शेखर ने भी गाना गाया अपने अंदाज में और उन्हें शुभकामनाएं दी। गोरखपुर से, गोरखपुर से हो, 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 गोरखपुर से। एगो जोगी चलल बा गोरखपुर से, एगो जोगी चलल बा गोरखपुर से, गोरखपुर से हो, गोरखपुर से, गोरखपुर से हो, गोरखपुर से। एगो बाबा चलल बा गोरखपुर से, गुंडन के ठोकत लुटेरन के भारत, गुंडन के ठोकत लुटेरन के भारत, सब रंग दरवन के रंगदारी झाड़त, सब रंग दरवन के रंगदारी झाड़त। शंभू शेखर को आपने सुना। देखिए, आपको गोरखपुर का जाति गणित बता देते हैं। निषाद कितने हैं, केवट कितने, मल्ला कितने? 40,000 से ज्यादा इनकी संख्या है। दलित कितने हैं? 30,000। पासवान इसमें ज्यादा हैं। वैश्य 20 से 25,000। बनिया के अलावा जायसवाल भी इसमें शामिल है। जायसवाल। ब्राह्मण राजपूत 30,000 से ज्यादा हैं। अब आ जाइए मुस्लिम आबादी पर। मुस्लिम 20-25,000 से ज्यादा है। ये गोरखपुर का जाति समीकरण आपने समझा। अब देखिए, आपको बता दें 1989 से गोरखपुर सदर सीट जो है गोरखनाथ मठ के पास रही है। फिर 2017 तक 8 विधानसभा चुनाव यहां पर हो चुके हैं। 7 बार ये सीट जो है बीजेपी के पास और 1 बार हिंदू महासभा के पास गई। 1 बार हिंदू महासभा के पास। 17 चुनावों में 10 बार जनसंघ, हिंदू महासभा और बीजेपी का यहां परचम लहराया है। 89 से 96 तक, 1996 तक लगातार 4 बार शिव प्रताप शुक्ल ने यहां से जीत हासिल की है। 2002 में हिंदू महासभा से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जीते थे। ये आप देख रहे हैं 2007 से 2017 तक जो है वो बीजेपी से लगातार डॉक्टर राधा मोहन ने जीत हासिल की। 89 से गोरखनाथ मठ का राजनीतिक दखल सदर सीट पर हुआ और ये इस सीट का पूरा भूगोल बताता है। योगी ने नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ गोरखपुर में जनसभा की और विपक्ष को आड़े हाथों लिया, जो कि आजकल वो लगातार कर भी रहे। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और संगठन के संयुक्त प्रयासों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन बढ़ने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। गोरखपुर से योगी के चुनाव लड़ने को लेकर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि बीजेपी इस बार 300 फिर से 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। मुद्दे रखे जा रहे हैं क्या और किस तरह से 300 पार? 300 पार देखिए, विकास है आपकी आंखों के। आप लोग स्वयं अच्छा हुआ आ गए। आप लोग विजुअली लाशें बहती थी रामगढ़ झील में, अब वहां पर एक इतिहास है पूरा। आज पूरी तरह से आज जय जयकार है। आज यहाँ एम्स है, फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाने हैं और यहीं पर इसी को ईस्टर्न शिकागो कहते थे इस गोरखपुर में। आज इस गोरखपुर में आप देखिए कि चारों तरफ सिर्फ बहार है, ईमानदारी की है और विकास की गंगा बह रही है। सत्य है, ज्ञान का केंद्र बन चुका है गोरखपुर और यहीं से ये लड़ रहे हैं। तो सोचिए, गोरखपुर में योगी के हमले का जवाब अखिलेश यादव ने आगरा में दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने यहां का कारोबार ही ठप्प कर दिया है। हमारा नौजवान और पूरा आगरा का कारोबार ठप्प है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आगरा में तो न जाने कितने कारोबार हैं, कितने काम हैं, लेकिन अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो डबल इंजन की सरकार ने यहां का कारोबार ठप कर दिया है। गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं। आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीरें कि आलू फिक रहा है, टमाटर फिक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे। यूपी चुनाव को लेकर के सूबे में सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी ने घर घर जाकर वोट मांगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में जमीन पर सिर्फ कांग्रेस ही दिखी है। कांग्रेस ने हर तरह का मुद्दा उठाया, जनता के साथ सिर्फ कांग्रेस ही खड़ी हुई है। दरअसल प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी का पीपल टू पीपल कनेक्शन इसी ओर इशारा कर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी में जनता के साथ सिर्फ कांग्रेस खड़ी है, तो इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। मैं चाहूंगी कि फिजूल की बातें ना करें, विकास की बातें करें। जनता को बताएं कि 7 सालों में उन्होंने किया क्या है। जनता परेशान क्यों है, महंगाई इतनी क्यों है, बेरोजगारी इतनी क्यों है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, कोरोना की मार पड़ी है सबको, तमाम छोटे व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, लोन से जूझ रहे हैं। तो ये बात करें ना, ये फिजूल की बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका बाहर कोई भाव नहीं है और अंदर कोई मोल नहीं है। और इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नतीजा हुआ है कि वो आज भी उस सनक और सुरूर में है कि कांग्रेस कंट्री है और कंट्री कांग्रेस है। और जब तक कांग्रेस कंट्री और कंट्री कांग्रेस है कि सुरूर के हैंगओवर से ये बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इनको हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाई नहीं पड़ेगी। आज इसी तरह की बेवकूफ़ियों का नतीजा है कि आप देश को पूरी तरह से किस तरह से बदनाम करो, देश के हालात को कैसे बदनाम करो, पेगासस की पिटी पटकथा पर पॉलिटिकल पाखंड करो। वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। दरअसल वो राशन में मिलने वाले नमक के बारे में बोलते बोलते मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने कहा कि वो नमक रखे रहिए, 7 मार्च को मोदी और योगी को जमीन में खोद के गाड़ देंगे। ये बात स्थानीय बनारसी भाषा में कही गई।
ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक उतरने का नमक का सही उपयोगिता वो इसमें आई लिया के रख ले रही बोरा भर के। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक उतरने का नमक का सही उपयोगिता वो इसमें आई। अजय राय का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। बीजेपी नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है और साथ ही अजय राय को गुंडा भी बताया है। लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, क्या कहेंगे सर? इससे ये विपक्ष की मानसिकता का परिचय मिल रहा है कि किस तरह की मानसिकता है इन विपक्ष के लोगों की और इन विपक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, जो हम हमेशा कहते रहे कि पूरा अपराधीकरण कर दिया है सपा बसपा और कांग्रेस ने प्रदेश का, और ये अपराधी चरित्र बोल रहा है कि आज उनकी भले ही वो कितने बड़े गुंडा माफिया हों, लेकिन ये हैसियत हो गई देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री को प्रदेश के को धमकी दे रहे हैं, कानून के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह ने भी अजय राय के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने नमक की बोरी के साथ योगी और मोदी को दफनाने की बात की। एक आपके पूर्व सहयोगी का बयान आया है, योगी और मोदी को नमक के साथ उन्होंने दफनाने की बात कही है। देखिए, मैं जब से राजनीति में रहा हूं, मैंने हमेशा कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ अच्छी बात नहीं कह सकते हैं और सिर्फ चर्चा, राजनीतिक चर्चा रहने के लिए बयान लोग देते हैं तो अफसोस की बात है। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ यही कहूंगा, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। इस तरह के बयान किसी को भी किसी के बारे में कभी नहीं देने चाहिए। आरपीएन जी, जब आप कांग्रेस में भी रहे, आज आपका कांग्रेस का नाता छूट गया है, लेकिन जब आप रहते थे उसके बाद भी मणिशंकर अय्यर का बयान आता था इस प्रकार की, तो कभी इसमें नसीहत आपने दिया था? हमेशा सर, मैं कहा, जब मैं उस पार्टी में भी था तभी भी साफ तौर से मैं कहता था कि निजी बयान, मेरी राजनीतिक आप पृष्ठभूमि में आप मेरे बयान पुराने निकाल सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं, एक सेवा की भावना से हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, अगर उस तरह का भाषा का प्रयोग आप करेंगे तो लोगों पर क्या असर पड़ता है, तो मैं हमेशा इस चीज की बात करता हूं। देखिए, चुनाव से पहले यूपी की सियासत गर्म है। अब देखिए, हम आपको तमाम बयान दिखा भी रहे हैं। जिन्ना, पाकिस्तान और अब्बाजान के बाद गन कल्चर की भी एंट्री हो गई है। कल एमआईएम चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का फैसला सुनाया। आपको बता दें, उधर दूसरी तरफ हैदराबाद में ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने शांति मार्च निकाला, तो वहीं हैदराबाद में आज चार मीनार बाजार के हॉकर्स ने बाजार बंद रखा। पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों सचिन और शुभम को हापुड़ कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज सुबह से यहां पर काफी हलचल थी और सभी यहां पर इंतजार कर रहे थे कि दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। और कुछ देर पहले जानकारी मिली कि दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। माना जा रहा था कि पुलिस आज दोनों की रिमांड मांग सकती है, हालांकि औपचारिकता कल पूरी होंगी और बताया जा रहा है कि कल हापुड़ पुलिस दोनों आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेने की अर्जी हापुड़ जिला कोर्ट में दाखिल कर सकती है। आपको ये बता दें कि कल छिजारसी टोल प्लाजा पर दोनों आरोपियों सचिन और शुभम ने असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाई थी, जिसके बाद एक आरोपी को हापुड़ पुलिस ने थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरे आरोपी को गाजियाबाद से हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 24 घंटे पूरे होने से पहले दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। हापुड़ में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। देखिए, इस बीच हैदराबाद की चार मीनार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो जाए। हैदराबाद से अब्दुल बशीर की ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। पर हुए हमले के बाद
मक्का मस्जिद में जुमा नमाज अदा करने के बाद कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे हैं इस अटैक के अगेंस्ट जो कल हुआ है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। हालांकि MIM MLA अहमद पाशा खादरी ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई स्लोगन नहीं लगाए जाएंगे। फिर भी लोग बाहर आने के बाद यहाँ पर काफी संख्या में जुटकर नारेबाजी किए और साथ में असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में काफी सारी नारेबाजी हुई मक्का मस्जिद के आगे। हालांकि यहाँ पर स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स तैनात है ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। साथ में एक रैपिड एक्शन फोर्स का प्लाटून यहाँ पर प्लेस किया गया है सिक्योरिटी मेजर के चलते। विजय वासिफ के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद। इस वक्त की एक बड़ी खबर और आ रही है, आपको बता दें MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने ओवैसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी है। CRPF के कमांडोज हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा देंगे। ओवैसी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे CRPF कमांडोज तैनात रहेंगे। ओवैसी ने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी। Z कैटेगरी की सुरक्षा उन्होंने वापस मांगी थी, जो उन्हें दे दी गई। अब CRPF के कमांडोज 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। ओवैसी पर अटैक के पीछे क्या सियासत है, आपको बता दें। इस पर इंडिया न्यूज रिपोर्टर राकेश सिंह MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मिले और उन्होंने उनसे बातचीत। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, जिस तरह से आप भावुक बयान दिया लोकसभा में, जिस तरह से हमला हुआ आप पर, आप कह रहे हैं कि UAPL लागू होना चाहिए, साथ ही साथ आपने कहा कि जिस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है उसको लेकर आपने चिंता जाहिर की। यकीनन देखिए, जिन दो शूटर्स ने कल हम पर गोलियां चलाई, हमारी हत्या करने की कोशिश की, जिनको बैलेट पर भरोसा नहीं है बल्कि उनको गोली पर भरोसा है, जो अपनी आइडियोलॉजी जो नफरत की बुनियाद पर बनी है वो गोली से हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, वो कौन सी किताब पढ़ के रेडिकलाइज हुए बताइए? क्या उन्होंने अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़ी, अब्दुल्ला आज़ाम की किताब पढ़ी या सैयद कुतुब की किताब पढ़ी? ये रेडिकलाइज हो चुके हैं और रेडिकलाइजेशन राइट विंग टेररिज्म की तरफ लेकर जाएगा। हमने ये भी कहा कि ये सरकार NDA 1 ने जो गलती की आप मत करिए। अगर आप रेडिकलाइजेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। हम तो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जो पहले जो हत्या की गई आजादी के बाद गांधी की, वो सब तमाम रेडिकलाइज तो थे और इसीलिए हम कह रहे हैं। और सवाल Z कैटेगरी हम कभी पूछे नहीं। हम कैटेगरी सरकार, सुनिए, 94 से हम राजनीति में हैं, हमने कभी सिक्योरिटी नहीं ली, ना हमको जरूरत है। हम ये कह रहे हैं कि आप देश के हर समाज के गरीब को, पिछड़े को, आप उसको सुरक्षा फराहम करिए। अगर वो उनको सेफ्टी मिलेगी तो ओवैसी को सेफ्टी मिलेगी। ये क्या बात है कि ओवैसी की जान की कीमत एक पीलू खान, रकबर, जुनैद से बढ़कर है? सरकार की ओर से कहा गया कि जो है इस पूरे मसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है, हाँ, वो हम तो उम्मीद करते हैं कि जनाब अमित शाह जब बयान देंगे तो हमारे इन बातों का जवाब देंगे। और हम यही बताना चाह रहे हैं कि दो भारत दौलत के एतबार से कह रही है कांग्रेस, तो रायपुर में जहां पर धर्म संसद हुआ, क्या क्या बातें नहीं कही गई जेनोसाइड के बारे में? प्रयागराज में जो सो कॉल्ड धर्म संसद हुआ, हमारा नाम लेकर क्या क्या बातें नहीं कही गई? दो भारत जो है ना, एक नफरत की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, एक मोहब्बत जो भारत की बुनियाद है, जिसको हमारे मुजाहिदीन आजादी ने उसको बनाया था। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश जाएंगे, सुनिए, कल जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि वो बुलेट का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और नफरत का पैगाम हिस्सेदारी से देगी। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। किस्सा कुर्सी का जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, अमृतसर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर जोरदार हमला बोला है। इतना ही नहीं, सिद्धू ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि हमारी लड़ाई विक्रम सिंह मजीठिया से नहीं बल्कि सुखबीर सिंह बादल से है। सिद्धू ने ईडी द्वारा चन्नी के भतीजे पर की गई कार्रवाई पर कहा कि पैसे चन्नी के नहीं हैं। अगर 4 साल पुराना पर्चा था तो क्या कैप्टन पहले सोए रहे? जो लोग पंजाब के सबसे बड़े माफिया हैं वो लोग इस कार्रवाई पर सवाल उठाएं, ये समझ से परे है।
पंजाब का सबसे बड़ा माफिया मजीठिया है। लोग चेंज चाहते हैं, वो केड़ी चेंज है? वो चेंज विचारधारा दी है, एजेंडे दी है, रोड मैप दी है। भाई कौन करू, किवें करू, ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है। इनू गाल कड, ओनू गाल कड। कदे किसी ने एजेंडा दिता है? मैं 1 साल दा, पिछले 1 साल दा तुसीं देख लो, डाइवर्सिफिकेशन की गल करना, दालां की गल करना, पानी नूं बचाउण दे लई झोने तो पासे होण दी गल करना। झोने दे उत्ते 1 किलो झोने दे उत्ते 5000 लीटर पानी किन्नियां सवाइलां कढदियां सी। साडी इरीगेशन सिस्टम कित्थे है? समझा नहीं? साडे वाटर सैचुरेशन वैल कित्थे ने? अज किसी कोल टेक्नोलॉजी है नहीं। इस करके अगर इस माफिए नूं असीं मार सके और कोई प्लान दे सके तो लोग वोट पाउण, नहीं तो फिर मैं तुहानूं गारंटी दे देना, जे उत्ते ईमानदार बंदा ना बैठिया और उत्ते लागू करन दे रोड मैप वाला बंदा ना बैठिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धू पाकिस्तान के पीएम के करीबी हैं, इसीलिए पाकिस्तान से पंजाब को बचाना है। सिद्धू की बात है तो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से उन्होंने मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रही थी, और अब नवजोत सिंह सिद्धू खुद कह रहे कि पंजाब में कांग्रेस के नेता नहीं चाहते, क्योंकि पंजाब में कोई तगड़ा मुख्यमंत्री बने, कमजोर मुख्यमंत्री चाहती कांग्रेस। ये पूरा देश जानता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के किस तरह के पाकिस्तान के साथ में याराना है, उनके प्रधानमंत्री के साथ में कैसे संबंध हैं, किस तरह से वो वहाँ की सेना के प्रमुख के साथ में पतिया झपियाँ करते हैं। तो ये पूरा देश जानता है, और कितने देश के शहादत दिए ऐसे जवानों ने देश के बॉर्डर पर, और पंजाब के भी कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने देश के अंदर शहादत दी है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू उन बहनों से आंख मिलाकर बात करने की क्षमता रखते हैं जिन्होंने अपने भाई को खोया है? उस माँ के सामने नज़र मिलाकर बात कर सकते हैं जिसने अपने लाल को खोया है? इसलिए पंजाब की जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेगी, और निश्चित रूप से पाकिस्तान का याराना है। पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को हैं। कांग्रेस 6 फरवरी को पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान भी करने जा रही है। इसी बीच चुनाव की तारीख से पहले एक बार फिर सीएम चन्नी कल देर रात कांगड़ा में मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश, विशेष गुप्त पूजा भी की। आधी रात को गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान भी करवाया गया। हालांकि इस बार सीएम गुरुवार को रात 12 बजे यहां पहुंचे हैं। गुरुवार मां बगलामुखी का वार है। मां बगलामुखी का शुभ रंग पीला है, इसीलिए सीएम चन्नी भी पीली पगड़ी में नजर आए। सीएम को विश्वास है कि मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद उन पर बनेगा और एक बार वो फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए, अवैध रेत खनन मामले में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी को जालंधर कोर्ट ने 8 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें, कोर्ट में बहस के बाद हनी का 4 दिन का रिमांड दे दिया गया है। हनी को गुरुवार को ईडी ने जालंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे तकरीबन 7 से 8 घंटे पूछताछ की गई। जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई है, यह बताया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी को भूपेंद्र हनी और उसके साथियों के ठिकानों पर मोहाली और लुधियाना में रेड की गई थी। इस दौरान 10 करोड़ कैश, 12 लाख की रोलेक्स घड़ी, 21 लाख का सोना बरामद किया गया। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने करीब 8 घंटे की पूछताछ में भूपेंद्र हनी से सीएम चन्नी के कनेक्शन के बारे में पूछताछ की। हनी से पूछा गया कि क्या ये रकम उनके मौसा यानी सीएम चन्नी ने उनके पास रखवाई थी या फिर अवैध रेत का कारोबार उनके मौसा का है। हालांकि इसके बारे में हनी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। भूपेंद्र हनी अपने घर से मिले 8 करोड़ के कैश के बारे में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ये कार्रवाई 2018 में दर्ज हुए अवैध रेत खनन के केस में की गई है। पुलिस ने तब रोपड़ के थाने में माइंस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ये पूरा मामला हमने आपको समझाया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी की गिरफ्तारी को लेकर के सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। पूरी कांग्रेस सीएम चन्नी के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदलाखोरी बता रही है। राज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सारों कोई इतराज नहीं। वहीं विरोधी सीएम चन्नी को घेर रहे हैं। अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने निशाना साधा कि हनी और मनी पकड़े गए, अब
चन्नी की बारी है। मैंने पहले ये बात सबके आगे रखी थी कि 3 लोगों की कहानी आई है, चन्नी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी। वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है, जो रिकवरी हुई है, वो सारे पैसे चन्नी के हैं, वो हनी के पैसे नहीं है। हनी तो एक उसका एक तरीके से ट्रेजरर है, खजांची है, और ये सारे पैसे इलीगल गॉटन वेल्थ है। ये सारे पैसे पंजाब के लोगों के खजाने की लूट है और इस बात को हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई कैसे पैसे कमाए जा रहे थे। इलीगल माइनिंग, शराब माफिया और सबसे बड़ी बात है भू माफिया। कैसे सीएलयू कराए गए हैं, कैसे खजाने की ईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस की जो रिकवरी थी उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। इसलिए बहुत बड़ा घपला है। 3 महीने में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 महीने में चन्नी साहब ने सिर्फ और सिर्फ चन्नी, हनी और मनी इकट्ठे हुए हैं। लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ।